हाँ जी, आदाब, सत श्रीकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर अनुज गुप्ता वेलकम्स यू इन द फिजिक्स विजन क्लासेस। तो जैसा आपको पता है, हम यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और उसमें आज बड़ा प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, और वो है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी आज बड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट्स में पूछा ये, और कहाँ कहाँ लगता है, कैसे होता है, किस तरह से काम करना है इसमें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हम बड़े प्यार और इत्मीनान से सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहाँ पे आपने ये वर्ड पढ़ा। तो मैथ्स में सबसे पहले जहाँ इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा, जहाँ आप मैट्रिसेस पढ़ते हो, तो वहां पे आप एक डेफिनेशन पढ़ते हो कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर आप x मैट्रिसेस पे ये ऑपरेटर लगाया और x भी वापस आ गया, तो ये हो गया आइगन फंक्शन और ये हो गया आइगन वैल्यू। ठीक है, जहां आप आइगन वैल्यूज पढ़ते हो। बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी बहुत आता है। ठीक, तो यहां पे आपने पढ़ा था। अब इसी में अगर मान लो आपने यहां आपको दो वैल्यूज मिल गई, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, विच आर इक्वल, विच आर इक्वल, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई ये डीजनरेट वैल्यूज हैं। ठीक, इक्वल वैल्यूज चाहिए होती हैं टू द सेम ऑपरेटर, ऐसे हम ले लेते हैं इसे। ठीक, तो अगर अगर हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म्स में देखें, तो आप ये लगा सकते हो कि मान लो आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन इज एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, मोमेंटम और एक्स भी लगाते हो। अगर आपने ये किसी वेव फंक्शन पे लगाया और आपको एनर्जी मिली E1, साई वापस वैसा का वैसा, ठीक है, E1, और अगली बार एनर्जी मिली E2, आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाया, एनर्जी मिली E2, और ये E1 और E2 इक्वल हैं। ठीक है, स्टेट्स आप अलग अलग ले सकते हो। तो अब आप बोलोगे स्टेट अलग होगी लेकिन एनर्जी वैल्यू इक्वल है, तो आप बोलोगे दीज आर डीजनरेट आइगन स्टेट्स। ठीक है, ये चीज जो है ये आपको बताते हैं डीजनरेसी। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज को इक्वल करना है। स्टेट्स अलग हैं, एनर्जी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सेम है, लेकिन एनर्जी आइगन वैल्यूज की जो एनर्जी वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये डीजनरेट आइगन स्टेट्स हैं। ठीक है, दैट्स इट। और जितनी एनर्जी वैल्यूज बराबर आएंगी उतने ही फोल्ड डीजनरेसी आप मान सकते हो। ठीक है, तो अगर 10 पार्टिकल्स की बिल्कुल सेम एनर्जी है, देन इट वुड बी कॉल्ड 10 फोल्ड डीजनरेसी। जनरली हम लिखेंगे G पार्टिकल्स सेम एनर्जी के हैं, तो G फोल्ड डीजनरेसी हमारे पास आ गई। ये टर्मिनोलॉजी है। अब हम देखते हैं अलग अलग केसेस में, समझते हैं इसे। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल की डेफिनेशन में भी बताऊंगा। ठीक है, वहां पे भी पढ़ा हुआ है, मैथ्स में पढ़ा, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ा, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा। चारों जगह पे यूज होती है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं यहां से, क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जब आप बात करोगे ना, क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आपको तीन प्रॉब्लम्स, स्पेशली तीन प्रॉब्लम्स देखनी है। ठीक है, और उन तीन प्रॉब्लम्स को हम तीन डायमेंशंस में देखेंगे, 1D, 2D, 3D। ठीक, तो सारे केसेस देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड दैट इज पार्टिकल इन ए बॉक्स। बॉक्स प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सॉल्व कैसे करते हो, हमने किया हुआ आर्टिकल में। श्रोडिंगर इक्वेशन लगाओ, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर वाली, और वो इक्वेशन लगा के उसे पूरा सॉल्व करो, और सॉल्व करके बाउंड्री कंडीशंस लगा के कंटिन्यूटी देख के और आंसर निकाल लो। बड़े प्यार से हो जाता है, किया है हमने, राइट। अब क्या रह गया, अब रह गया डीजेनरेसी को समझना, वो भी एक बार और यहाँ पे, और पूरे टॉपिक को क्लब करके हर जगह से जहां से भी है उस फॉर्म में कर रहे हैं हम। एक बार तो हम कर चुके हैं वैसे। एनीवेज, पार्टिकल इन ए बॉक्स,
1D 2D 3D ऐसे लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये भी सीखा था कि आप चाहे बॉक्स ले लो, आप चाहे पोटेंशियल वेल ले लो, टनलिंग वाली प्रॉब्लम देख लो, ये सारी प्रॉब्लम इक्विवेलेंट ही हैं। वंस यू गेट इट ना, आपको ये एक बार समझ में आ गई, इट्स डन। ठीक है, तो बॉक्स प्रॉब्लम में हम सिर्फ वेव फंक्शंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे। और एनर्जी का फॉर्मूला होता था n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। अच्छा, मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान रखने वाली बात है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। h कट स्क्वायर जो है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में वो बड़ी बार कंफ्यूज करते हैं, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स गड़बड़ कर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर h कट स्क्वायर आया है तो आपको, अगर h कट स्क्वायर आया है तो आपको पाई स्क्वायर भी लगाना है, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आप h कट को h अपॉन 2 पाई पुट कर दोगे तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। n स्क्वायर तो ठीक है, पाई स्क्वायर कट जाएगा, और 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 m a स्क्वायर। तो दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन बोथ आर इक्विवेलेंट। तो आपको ध्यान रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अपॉन में 2 है कि 8 है, पहला डिफरेंस। ऊपर पाई है या नहीं है, ये डिफरेंस क्यों आते हैं दोनों, ये आते हैं कि आपने h कट यूज किया है कि h यूज किया है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप h क्रॉस यूज कर रहे हो तो आंसर अलग, और h यूज कर रहे हो तो आंसर अलग। खैर, हो गया, पार्टिकल इन ए बॉक्स वाली प्रॉब्लम है। मैं जो है आपको मालूम है, हम ये लेके चलेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है n पाई स्क्वायर h स्क्वायर, और इसे आप क्या करो, E1 निकाल लो। 1 n इज इक्वल टू 1 देखोगे तो दिस विल बी पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, दिस इज योर E1। और अगर आप E2 लोगे दैट विल बी n स्क्वायर का हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। ध्यान रखना n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं स्टार्ट होता, क्रिटिकल पॉइंट। अगली आर्टिकल में मैं n0 से स्टार्ट करूंगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। n इज इक्वल टू 1 कोरस्पॉन्ड्स टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड, फिर सेकंड एक्साइटेड, फिर थर्ड एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1। नेक्स्ट हो जाएगा E3 विल बी 3 स्क्वायर, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ E1। ये वैल्यूज तो आपको मालूम ही है, 1 डायमेंशनल में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, इसमें E1 या E2 वो अगर ग्राउंड स्टेट में है या E1 स्टेट में है या E2 स्टेट में है, एनर्जी की वैल्यू एक है या मल्टीपल है, आंसर है एक है ना। ग्राउंड स्टेट में एक ही एनर्जी वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो डीजनरेसी की बात नहीं होती, इस तरह से नहीं होती। ओके, अच्छा, लेकिन इसकी फिर डीजनरेसी है या नहीं है, तो डीजनरेसी डिपेंड करती है आप पार्टिकल कौन सा ले रहे हो, पार्टिकल कौन सा ले रहे हो। अगर आपने पार्टिकल लिया स्पिन हाफ पार्टिकल, स्पिन हाफ पार्टिकल, तो आप देखोगे स्पिन हाफ पार्टिकल की डीजनरेसी या किसी भी स्पिन s की डीजनरेसी होती है 2s प्लस 1। 2s प्लस 1 को सॉल्व करोगे, वो इंटू 2 इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यानी कि 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या कोई और स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं जो सेम एनर्जी में लाई कर रहे हैं। बात पता लग गई, उसी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या 2 पार्टिकल्स जाएंगे, एक नहीं रहेगा। तो पहला पार्टिकल जाएगा, उसकी स्पिन अप होगी, एनर्जी कितनी होगी E1। दूसरा पार्टिकल जाएगा, स्पिन डाउन होगी, एनर्जी कितनी होगी E1। तो दीज आर डीजनरेट स्टेट्स, 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, एक ही एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, 2 फोल्ड डीजनरेसी मिल जाएगी। ओके, चलो यहां तक बात हो गई। एक और केस लेता हूं, एक बार बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हम इसे देख लेते हैं। अगर मुझे 3 पार्टिकल्स फिल करने हैं,
3 पार्टिकल्स फिल करने हैं, मेरे पास 1 डायमेंशनल ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें 3 पार्टिकल्स कैसे फिल करूंगा, बताओ टोटल एनर्जी कितनी आएगी, मिनिमम एनर्जी, टोटल एनर्जी मिनिमम कितनी होगी। तो मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, सबसे ग्राउंड स्टेट में मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में पहले पार्टिकल्स फिल करना शुरू करोगे। तो पहला पार्टिकल जाएगा ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट पार्टिकल गया, सेकंड पार्टिकल जाएगा वो भी ग्राउंड स्टेट में, क्यों, क्योंकि स्पिन लिए मैंने हाफ, स्पिन हाफ लिया। तो 2 पार्टिकल्स जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, उनकी एनर्जी होगी 2E1 प्लस थर्ड पार्टिकल के पास स्कोप नहीं है, अब ग्राउंड में नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो फर्स्ट एक्साइटेड में जाएगा। तो अब उसकी एनर्जी कितनी है, एक पार्टिकल की एनर्जी है 4 टाइम्स ऑफ E1, तो इसकी टोटल एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगी 6E1। एक बार और करते हैं, अगर मुझे 5 पार्टिकल्स भरने होते, 5 पार्टिकल्स, तो क्या करता मैं, तो मैं ये करता कि E को 2 पार्टिकल्स जाते ग्राउंड स्टेट में, 2 पार्टिकल्स जाते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और एक पार्टिकल जाता सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो टोटल एनर्जी कितनी आती, 2E1, E2 कितनी है 4 टाइम्स ऑफ E1 दैट इज 8 हो गया मल्टीप्लाई करके, और E3 कितनी है 9 टाइम्स ऑफ E1 यानी कि 9 हो गया 1 से मल्टीप्लाई करके, और इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो 9 प्लस 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 19 टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा। सिंपल था, क्वाइट इजीली डन हो गया, है ना। अभी और करते हैं, अभी पार्टी, अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अगर अब आप इसे पार्टिकल को स्पिन हाफ नहीं ले रहा, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास नए तरह के पार्टिकल्स हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे पीपीएससी, आरपीएससी, एचपीएससी, तो फिर डीजनरेसी का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत चांस है, ठीक है। उनमें तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से करना अच्छे से। अब अगर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा नोटोरियस हूं, मैंने क्या किया, पेपर में तंग करने के लिए आपको दे दिया S = 5/2। अब बताओ, अब स्पिन पार्टिकल की मैंने 5/2 दे दी, या चलो लंबा नहीं करते, छोटा कर देते हैं, 3/2 दे दी, ठीक है, 3/2 स्पिन दे दी। अब क्या होगा, यही 5 पार्टिकल्स हैं, भरो 1 डायमेंशनल बॉक्स में भरो, तो क्या होगा, अब आपको डीजनरेसी पता होनी चाहिए, डीजनरेसी पता होनी चाहिए आपको, और वो कितनी होती है 2s प्लस 1, और यहां से ही आ जाएगा 2 × 3/2 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। अब एक स्टेट में 4 पार्टिकल्स जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्पिन 3/2 है। एक का पहले का प्रोजेक्शन होगा -3/2, अगले का प्रोजेक्शन होगा -1/2, उससे अगले का प्रोजेक्शन होगा 1/2, उससे अगले का प्रोजेक्शन होगा 3/2। तो ये 4 प्रोजेक्शंस बन जाएंगे। अगर आपको ये वर्डिंग समझ में नहीं आई तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आराम से सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझ लो कि S की एक वैल्यू के लिए ms की मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है आपने, वैसे +1 में भी पढ़ा हुआ है, तो वहां से वो ये प्रोजेक्शंस आ जाती हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, एनर्जी वैल्यू उतनी ही है, पार्टिकल्स बदल गए, नंबर ऑफ डीजनरेसी जो फोल्ड है वो बदल गए। तो पहली बार अगर आप टोटल एनर्जी निकालोगे, अगर आप इनसे टोटल एनर्जी निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कि भाई टोटल एनर्जी विल बी 4 पार्टिकल्स तो जा सकते हैं ग्राउंड स्टेट में, और 5वें को 5th को जाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में, तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। और E1 तो E1 है, और E2 4 टाइम्स ऑफ E1 है, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ E1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, इस तरह से आप देख सकते हो
कि क्या काम चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम में एक चीज और सीखेंगे अब, जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि अगर 2D बॉक्स हुआ मतलब पोटेंशियल दो जगह से लग रहा है, एक्स में भी लग रहा है और वाई में भी लग रहा है, तो एनर्जी का अगर जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखूं दैट विल बी एन एक्स के अलोंग कौन सी स्टेट है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर। मैं लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, बॉक्स की लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस ए ले रहा हूं, प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mb स्क्वायर। मैंने बॉक्स के अलोंग लेंथ कितनी ली, वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ b ले ली। ठीक हो गया, ऐसे है। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो a इज इक्वल टू बी कर दो, इनमें कोई रिलेशन भी दे सकते हैं लेकिन इक्वल ही कर दो, इजी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इक्वल ही कर दो। तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और बाहर आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम हुई तो हम उसमें फिर से मान लेंगे 3D में, 3 डायमेंशनल में हम लिख देंगे एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर और बाकी सेम पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। रिमेंबर इसमें मैंने क्या माना है, इसमें 3 डायमेंशनल में मैंने माना है कि लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों लेंथ्स बराबर है, ये हमने माना है। ठीक है, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इस तरह से आ गया। तो चाहे 2 डायमेंशनल को सीख लो चाहे 3 डायमेंशनल को सीख लो, एक ही बात है। अब स्टेट सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट। 3 डायमेंशनल में चलेंगे, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी मिनिमम एनर्जी स्टेट। एक्स का नंबर भी मिनिमम, वाई का भी मिनिमम, जेड का भी मिनिमम। मिनिमम कितना नंबर है, एन, एन इज इक्वल टू 1 है पार्टिकल इन ए बॉक्स में, तो एन एक्स भी 1, एन वाई भी 1, एन जेड भी 1। तो मिनिमम एनर्जी ग्राउंड स्टेट की हो गई 1 की स्टेट की एनर्जी हो गई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक हो गया। अब तीनों ही 1 है तो इसमें क्या, तो आप हेरा फेरी कर लोगे, नॉन डिजनरेट स्टेट हो गई, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड में हो सकता है वो एक्स एक्सिस में एक्साइट हो जाए और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में वहीं पे रहे, तो स्टेट बन गई 2 1 1। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाई एक्सिस में ले और एक्स और जेड में नॉर्मल रहे। और आपको समझ आ ही गया होगा कि ये भी तो हो सकता है कि वो जेड एक्सिस में एक्साइट हो, थोड़ी सी एनर्जी मिली जेड एक्सिस में एक्साइट हो गया और एक्स वाई में सेम रहे, ये भी हो सकता है। तो अब इन तीनों की एनर्जी आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 6, 6 मतलब उसका डबल। तो E फर्स्ट एक्साइटेड की कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ E ग्राउंड स्टेट की, दिस वाज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, डबल। और उसमें कितनी स्टेट्स हैं, 2 1 1 भी है, 1 1 1 2 1 भी है और 1 1 2 भी है, तो इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट्स हो गई, डीजेनरेट हो गई। अगली स्टेट में पूछूंगा आपसे, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर सेम आना चाहिए और कम से कम आना चाहिए। पहली में मिनिमम वैल्यू आई 3, अगली में वैल्यू आई 6, इससे कम तो कोई नहीं हो सकता, 6 आ गई। ठीक है,
साथ वाला जो कांस्टेंट है वो तो है ही है, वो क्या है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर, वो तो है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए और ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन है कि अगली स्टेट क्या है। अगर आप nx ny में कर रहे हो तो एक तो स्टेट हो सकती है कि nx में वो चला गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में और इनमें रह गया ग्राउंड में। ठीक है, x में फर्स्ट एक्साइटेड था, सेकंड एक्साइटेड हो गया, और y और z में सेम रहा ग्राउंड स्टेट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो x में भी एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड, y में भी फर्स्ट एक्साइटेड, और z में ग्राउंड स्टेट। तो अब nx को ny nz को एक एक बढ़ा के हम डिग्री देखते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सी स्टेट की एनर्जी कम और कौन सी की ज्यादा, ये निकालना आपका काम है। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये निकालना है, तो अब आप कैसे निकालोगे, आप यू जस्ट चेक आउट द टोटल ऑफ दिस थिंग। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज 11। व्हाट इज द वैल्यू विल बी दिस, वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 9। किसकी एनर्जी कम है, 9 वाले की कि 11 वाले की, 9 वाले की। सो दिस विल बी द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से आप अलग अलग लेवल पे डीजेनरेसी निकाल सकते हो। इसकी डीजेनरेसी क्या है, एक्साइटेड स्टेट पता लग गई, इसकी डीजेनरेसी क्या है, 2-2-1 हो सकता है, 2-1-2 हो सकता है, और 1-2-2 हो सकता है। ठीक हो गया, तो कौन से लेवल की कितनी डीजेनरेसी है, इस तरह से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, कौन ग्राउंड स्टेट, कौन फर्स्ट एक्साइटेड है, सब कुछ इतने में खत्म हो जाता है, सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और बड़े कमाल की प्रॉब्लम है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में, एंड दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत कमाल की है। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टिकल इन ए बॉक्स। सेकंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो मतलब आएंगी आएंगी 100% फॉर श्योर। दुनिया का कोई एग्जाम दे लो जो फिजिक्स के बेसिस पे है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स सिलेबस में हो, आपको इन तीनों प्रॉब्लम्स को पढ़ना ही पड़ेगा। इनके बिना क्वांटम मैकेनिक्स नहीं हो सकती, इसके बिना क्वांटम क्वांटम ही रहेगी, क्वांटम नहीं बनने वाली। ठीक है, चलो तो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको मालूम है क्या होती है वैल्यू, अगर आप उसमें जाओगे फर्स्ट डायमेंशन में तो nx प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, दूसरे में आप क्या कर सकते हो, प्लस इसी में ny प्लस हाफ एच कट ओमेगा, 2 डायमेंशनल हो गया। और इसी में अगर आप ये जोड़ दो nz प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। इसमें एक और चेंज कर सकता हूं मैं, हो सकता है x एक्सिस के अलोंग उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो, y के अलोंग अलग हो, z के अलोंग अलग हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, गिवन वेरिएबल है ना। जैसे देखो पिछले वाले केस में क्या था, यहां ध्यान से देखना, हम बॉक्स ले रहे थे, अब बॉक्स की लेंथ जो है वो तो गिवन है, वो हो सकता है यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c अलग अलग हो, a b c, और ये भी हो सकता है a इक्वल टू b इक्वल टू c हो। ये गिवन वेरिएबल होता है, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। आपको बता दिए कहां अलग रखना है, जनरली सेम दे दिया जाता है, तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो, दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, यहां पे अब पोटेंशियल दिया होगा ना, तो पोटेंशियल दिया होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और के क्या होता है, के होता है m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे ये भी तो हो सकता है कि के एक्स का अलग दे दिया हो, वाई का अलग दे दिया हो, जेड का अलग दे दिया हो, दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये टोटल फॉर्मूला है। इसे हम अगर मान लो, मैं एक केस बता देता हूं आपको, एक बार ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है,
यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, उसमें ये था कि आपको क्या किया, आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस, ठीक है। अब बताओ टोटल एनर्जी, 2 डायमेंशनल वाली प्रॉब्लम थी, तो एनर्जी कैसे निकालोगे आप लिखोगे एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स को लिख दोगे ओमेगा, और एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई को लिख दोगे 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लो, तो एच कट ओमेगा बाहर, एच कट ओमेगा बाहर, यहां आएगा एन एक्स, यहां से आएगा 2ny, 2ny प्लस यहां से आएगा हाफ, और यहां से आएगा 2 इंटू हाफ दैट इज 1, तो टोटल हो गया 3/2। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी का। आप इस तरह से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हम अगर हम ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड भर दें, इक्वल टू कितना भरें, ओमेगा भर दें, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड एच कट ओमेगा। ये एन क्या है, यहां एन क्या है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड है। तो पिछले में क्या देखा था हमने, सम ऑफ स्क्वायर्स, इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे सीधा सम, इसमें देखेंगे सीधा सम, ठीक है, ये चीज है, सिंपल है। ओके, तो 3/2। अब हमने जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो क्या है, डीजनरेसी। तो डीजनरेसी के लिए क्या करोगे आप, मैंने टोटल 3 डायमेंशनल के लिए बता दिया, n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, और n कितना है, n है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट वो होती है जिसमें n 0 हो जाए, 0। इसमें ग्राउंड स्टेट मिनिमम स्टेट n 0 के कोरस्पॉन्डिंग होती है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होती। ओके, हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ठीक है। तो 0 भरोगे तो ग्राउंड स्टेट कितनी आएगी, 3/2 एच कट ओमेगा, यानी कि एन एक्स भी 0, एन वाई भी 0, एन जेड भी 0, स्टेट क्या हो गई, 0 0 0, ये हो गई। लेकिन अगर मैंने एक को भी एक्साइटेड कर दिया, एक को भी एक्साइट कर दिया, तो चाहे वो हो 1 0 0, चाहे हो वो 0 1 0, या फिर हो वो 0 0 1, सारों की एनर्जी टोटल कितना है 3। तो टोटल यहां से कितनी एनर्जी आ जाएगी, E फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 है ना सम, 1 प्लस 3/2 दैट इज 5/2 एच कट ओमेगा। अब ध्यान से एक और बात देखना, कितने फोल्ड, 3 फोल्ड, ठीक है चलेगा, पार्टिकल्स को बाद में देख लेंगे, 3 फोल्ड हो गया। अब ध्यान से एक और बात देखो, अगर मुझे अगली स्टेट चाहिए दैट मे बी 1 1 0, 0 1 1 और 1 0 1, ये हो सकती हैं 3 स्टेट, तीनों का टोटल सेम आएगा। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है, ठीक है। तो अब ये 3 फोल्ड नहीं है, अब ये 3 फोल्ड नहीं है, क्योंकि इन सारों का सम 2 है, तो 2 प्लस 3/2 दैट विल बी 7/2, और टोटल एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल बी 7/2 एच कट ओमेगा। क्लियर। तो इस तरह से आप सारी एनर्जीज निकाल सकते हो, और सारों की कितने फोल्ड डीजनरेसी है वो निकाल सकते हो। ओके, तो देख लें इस पे भी, इस पे एक बात देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे एक तो यही हो गया, मान लो ग्राउंड स्टेट आपको मालूम है, मैं 3/2 ले रहा हूं, 3 डायमेंशनल केस ले रहा हूं, तो 3/2 h कट ओमेगा। इससे अगली स्टेट क्या होगी 5/2 h कट ओमेगा। इससे अगली स्टेट क्या होगी 7/2 h कट ओमेगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो, राइट, +1 +1 +1 करते रहना। तो अब मान लो मैंने पूछ लिया 5 इंटरेक्टिव पार्टिकल्स हैं, 5 इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। स्पिन कितनी लें, स्पिन ले लेते हैं हाफ। हाफ का मतलब क्या होगा, डीजेनेसी कितनी 2s+1। तो कितने पार्टिकल्स एक में जा सकते हैं 2। तो 5 में से 2 जाएंगे, टोटल एनर्जी निकालनी है, 2 जाएंगे मिनिमम एनर्जी स्टेट में विच इज 3/2 h कट ओमेगा, +2 जाएंगे नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में विच इज 5/2 h कट ओमेगा, और +1 जाएंगे नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में विच इज 7/2 h कट ओमेगा। आप टोटल कर दोगे, आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो गया। तो टोटल कितना आया 3 + 5 8, 8 + 7/2 दैट इज 23/2 h कट ओमेगा। दैट्स इट, इतना ही था, क्वाइट इजीली डन हो गया, इजी है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या होगी एनर्जी nx + ny + हाफ + हाफ यानी कि 1 h कट ओमेगा। फ्रीक्वेंसी x और y एक्सिस में सेम दी हुई है, तभी ये रिजल्ट लिख रहे हो, नहीं तो नहीं लिख सकते थे, ठीक है, ओके। तो nx + ny और ये दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, इसे मैं n लिख लेता हूं, n लिख सकता हूं, है ना, तो मैं इसे n लिख लेता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी इज गिवन टू बी 4h कट ओमेगा। बताओ कितने फोल्ड डीजेनरेसी है, बताओ, सोचो, जल्दी से कमेंट में लिख देना ठीक है, सोच लो, देख लो आराम से। तो कैसे करोगे, n+1 h कट ओमेगा, इसका मतलब अगर ये 4 है, अगर ये 4 है 4h कट ओमेगा, देन इट मींस n इज इक्वल टू कितना हुआ 3 हो गया। n इज इक्वल टू 3 मतलब nx + ny की वैल्यू 3 है। अब 3 कैसे हो सकता है, आप इसे तो स्टैटिस्टिक्स से सीख लो, चाहे तो, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना लो, चाहे कैसे ही बना लो। अगर मुझे 3 पार्टिकल्स चाहिए या टोटल 3 चाहिए 2 पार्टिकल्स के साथ, तो कैसे आ सकता है, मैक्रोस्टेट है ये, ठीक है। माइक्रोस्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं इसमें या तो 3 एक्स एक्सिस में हो और वाई एक्सिस में 0 हो, या फिर एक्स एक्सिस में 2 हो वाई एक्सिस में 1 हो, या फिर एक्स एक्सिस में 1 हो वाई एक्सिस में 2 हो, या फिर यहाँ पे 0 हो यहाँ पे 3 हो। ये चारों स्टेट्स, ये चारों केसेस एक ही एनर्जी वैल्यू देते हैं, सारों का सम 3 है, सारों के सम में 3 + 1 4h कट ओमेगा एनर्जी वैल्यू आने वाली है। तो 4 फोल्ड डीजेनरेसी हो गई ये वाली, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने जा रहे हैं, ये एक तरह की डीजेनरेसी है, और दूसरी तरह की डीजेनरेसी के ये कितनी, कौन सी स्टेट में कौन सा पार्टिकल किस एक्साइटेड स्टेट में है उसके हिसाब से आ रही है, एनर्जी वैल्यू सेम आ रही है। दोनों बातों में से एक बात पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर निकालना है, काम खत्म हो गया, इतना ही था, सिंपल है, इजी है। चल तो फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं बीच में पूछ रहा हूं, वो आप जल्दी से पॉज करके कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक, और कोई डाउट हो तो भी लिख सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा एट द अर्लीस्ट आपके उस डाउट का, क्वेश्चन का आंसर कर दूं, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जिस प्रॉब्लम को हम हल करते हैं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, सॉल्व करते ही रहते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एटम। सो पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, एंड ऑफ द स्टोरी, गेम खत्म, डीजेनरेसी तीनों में पढ़ लेंगे। तो हाइड्रोजन एटम में बड़ा सिंपल सा काम है, आपने एनर्जी लेवल निकाला हुआ है -13.6/n², ये एनर्जी थी।
अब ये 13.6 में आगे क्या क्या खेल होते हैं वो हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर में पढ़ चुके हैं या पढ़ लेंगे, ठीक है, तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर में कर लेंगे। फिलहाल 13.6 बाई एन स्क्वायर है, तो अगर आप n इज इक्वल टू वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी आ जाएगी -13.6। n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो एनर्जी कितनी आएगी -3.4। E3 पुट करोगे तो एनर्जी आ जाएगी -1.5, है ना, इस तरह से एनर्जीज आ जाएंगी। अब इनमें कितने कितने पार्टिकल्स हैं ये आपको देखना है, तो इसमें मैं दो चीजें बता रहा हूं। पहली, अब ये प्रॉब्लम तो 3 डायमेंशनल ही है, इसमें 1 2 नहीं कर सकते, कोई 1 2 3 वो नहीं है, सीधा सीधा 3 डायमेंशन है। अब कितनी तरह से प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, क्या होता है, तो पहले तो ये केस करो कि हाइड्रोजन एटम को बाकी सभी एटम से अलग कर लो। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल केस है, इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और V जो है वो बिल्कुल स्फेरिकली वो 1/r पे कूलम टर्म ना, E इज इक्वल टू 1/4πε0r², Q1 Q2/4πε0r², वो वाली टर्म लग रही है बिल्कुल, ठीक है। इसे एक्सीडेंटल और कूलम एनर्जी के साथ साथ एक्सीडेंटल भी बोल देते हैं कई बार, ये स्पेशल केस हो गया। बाकियों में थोड़ा सा और हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से फोर्सेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर इसमें बात करें तो n के आगे आपको मालूम है वो L में टूटता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक उसमें होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसके हिसाब से, और एक निकलता है इन दोनों से मिलके टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसके हिसाब से डिजनरेसी डिसाइड होती है। अगर सिंपली जाओगे तो जैसे S का फॉर्मूला लिखा ना हमने 2s + 1, ऐसे ही आप L का भी लिख सकते हो 2l + 1, और ऐसे ही आप J का भी लिख सकते हो, टोटल का भी लिख सकते हो। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देख रहे हो उसके साथ साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी देख रहे हो तो J का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ओके, कि कितने पार्टिकल्स उस स्टेट में जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं। अब जब तक हाइड्रोजन एटम है, जब तक सिंपल है, तब तक तो सिर्फ n पे डिपेंडेंस है और आगे पर डिपेंडेंस नहीं है। तो n इज इक्वल टू मतलब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 जाते हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्लियर है आपको, स्पिन हाफ होती है और कोई नहीं होती। s में l 0 होता है, l 0 होता है। अगर आप p में देखोगे, p में तो l 1 होता है, l 1 होता है, तो l 1 की वजह से 3 स्टेट्स आ गई, -1 0 1, और उसमें फिर 2l + 1 कितने पार्टिकल्स हुए, L1 है, 2l + 1 मतलब 3 पार्टिकल्स उस हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक कर लो यहां तक कोई दिक्कत हो, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो ठीक हो गया। तो इस तरह से हम अगर स्पिन पार्ट को भी काउंट कर लेंगे बीच में, तो फिर उसके हिसाब से, अच्छा इसमें 2 पार्टिकल्स उस हिसाब से आता है ना कि एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स और रह रहे हैं, तो वो भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, स्पिन अप स्पिन डाउन वाला, अगर स्पिन पार्ट ले लेंगे बीच में। और टोटल देखोगे तो 2j + 1 निकाल लेना, तो 2j + 1 निकाल लेना। तो इन जनरल आप फॉर्मूला लिख देते हो n² से, n² से मान लो मैं n इज इक्वल टू 4 स्टेट में जाना चाहता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम, n इज इक्वल टू 4, तो मेरे को मालूम है 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए l इज इक्वल टू कितना अलाउड है, 3 अलाउड है, 2 अलाउड है, 1 अलाउड है, 0 अलाउड है, यानी कि मेरे पास होगा 4s, 4s मतलब l इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग, और होगा 4p l इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग, और होगा 4d l इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग, और होगा l इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग 4f। अब s में 0 में l इज इक्वल टू 0 में कितने पार्टिकल्स आएंगे, 1 इंटू 2 तो कर ही सकते हो बाद में। p में कितना होगा स्टेट 3, d में कितना होगा 5, इसमें कितना होगा 7। तो इस हिसाब से अगर आप इस पार्ट को, स्पिन पार्ट को काउंट नहीं कर रहे तो फिर डिजेनरेसी आ जाएगी इतनी 1 3 5 7, यानी कि
16। अगर आप स्पिन पार्ट को काउंट करोगे, उन्होंने कहा है कि टोटल स्पिन को काउंट करके बताओ, फिर उसकी डिजेनरेसी आ जाएगी 32। इस तरह से आप अलग अलग अपना आंसर निकाल सकते हो हाइड्रोजन एटम में। तो एक फॉर्मूला है, प्लस जब बाकी एटम्स के लिए एक्यूरेसी आती है तो इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और ये वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर में। फिलहाल यहां तक ही आपका काम था। डिजेनरेसी इस तरह से आप सॉल्व करते हो, इस तरह से पूरी निकालते हो, ठीक है। देख लो, यहां तक कोई डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है, कोई वो कर सकते हो आप, ओके। चलो, इसमें मेनली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं और आपके लिए डाउट्स में जो क्वेश्चंस लेके आया था सारे वो इसी तरह के थे। इसमें कोई अलग से क्वेश्चंस की जरूरत है नहीं, मतलब ये दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक। तो मैं एक बार क्विकली, अच्छा स्टैटिस्टिकल में जब करोगे डिजेनरेसी, तब कैसे आएगी कि उसमें पार्टिकल स्टेट में उसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता, तब उस तरह से बातचीत होगी। वेव फंक्शन में भी या स्टैटिस्टिकल के किसी भी क्वेश्चन में उस तरह से बातचीत होगी। कोई डाउट है तो मैं देख लूं एक बार, कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, ओके। हाँ ठीक है। तो अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें भी बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन आता होता है स्टैटिस्टिकल में, वो भी मैं बता देता हूँ। स्टैटिस्टिकल में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एक ऑर्डिनरी गैस है, एक रियल गैस हमारे पास, एक परफेक्ट गैस है, ठीक है, और वो कहाँ पे डिजेनरेट हो जाती है, वो रियल गैस कब बन जाती है, अपने असली रंग कब दिखाती है, पूछा था ना आपसे पूछा था, ठीक है। स्टैटिस्टिकल वाले लेक्चर में अच्छे से बात की थी, व्हेन द पार्टिकल्स शो देयर ट्रू कलर्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ उनका फर्मियोनिक नेचर, कहाँ उनका बोसोनिक नेचर शो होना शुरू हो जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो परफेक्ट गैस जो है वो आपको मालूम है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिबेट कंपटीशन नहीं चल रहा होना चाहिए, पंगड़ा टाइप होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, जब बहुत ज्यादा, तो ये सारा फिल हो गया, ये सारा फिल हो गया, ये सारा फिल हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपनी हरकतों पे आएंगे, डिजेनरेसी पे आएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स मतलब अगर दो पार्टिकल्स ऑपोजिट स्पिन करके हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उस स्टेट में और जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम कब आती है, जब या तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाए, जब सारे पार्टिकल्स उन्हीं स्टेट में आना चाह रहे हैं, या फिर हाई डेंसिटी हो जाए, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो गई, मतलब सारी जनता, भीड़ सारी वहां उस फंक्शन को उस देखने के लिए आ गई, सीट्स कम रह गई, वो वाली स्टेट है जब वो अपने असली रंग दिखाते हैं कि कौन बैठने देता है और कौन नहीं बैठने देता, ठीक है। इस तरह से ये काम चलता है। तो यहां तक की बात, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, स्टैटिस्टिकल में कब वो डिजेनरेट स्टेट्स आती है, तो उसका आंसर था एट लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी, इस तरह से उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक का काम आपने करके आना है। ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीटली मतलब आप खत्म कर सकते हो। इसमें 10 तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिजेनरेसी पहली प्रॉब्लम पार्टिकल इन बॉक्स में हमने देखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने फिल कर सकते हो, कितनी डिजेनरेसी देखनी है, अगर स्पिन बदल देंगे तो कैसे होगा, एनर्जी लेवल्स में अगर आप एनर्जी लेवल में 2D और 3D में जा रहे हो तो किस तरह से nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर से डिजेनरेसी डिसाइड होती है। दूसरी प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें अब सम ऑफ द स्क्वायर्स नहीं काउंट होगा, सम ऑफ द स्टेट्स काउंट होगा, nx प्लस ny प्लस nz काउंट होगा, बाकी की फ्रीक्वेंसी वाला ध्यान आपको रख लेना है, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम हाइड्रोजन एटम में है, उसमें स्पिन दी हुई है कि जनरल डिजेनरेसी पूछी है, अगर स्पिन दी हुई है तो आप 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पिन नहीं दी हुई तो आप n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, इस हिसाब से आप बात कर सकते हो। जिसमें हाइड्रोजन एटम एक स्पेशल केस है, वो हमें पता है, वो हमने पढ़ लिया है। और अगर बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट वे में जाओगे तो स्टैटिस्टिकल में कब कौन सी चीज डिजेनरेट बनती है और कब नहीं बनती, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वो सर्कमस्टांसेस भी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसमें भी बात कर चुके हैं, स्टैटिस्टिकल में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे, तो वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर में पूरी डिटेल में जाता है कि किस तरह से 13.6/n² से एलएस कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग काम करती है, वैल्यूज चेंज करती है, किस तरह से उनकी आंसर्स बदल जाते हैं, डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी ब्रेक। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में भी जब हम पढ़ते हैं तो हम सिमेट्री ब्रेकिंग की बात करते हैं, या इसी तरह से इसी टर्म्स में चलते हैं। तो सारी टर्म्स जुड़ी हुई हैं, उनका वही मीनिंग है जो आपने छोटे होते मैथ्स में पढ़ा था, या आगे फिजिक्स की अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस में अलग अलग एस्पेक्ट से देखा है। कॉन्सेप्ट एक ही है। ये हम नेचर में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, नेचर में सब कुछ सेम है, हम जो मर्जी डिवीजन कर करके उसे बांट के समझ लें, एक ही चीज है, नेचर में कोई फिनोमिना हो रहा है, एंड द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज एंड इट्स फिनोमिना इज फिजिक्स। हम बांट दें चाहे डिफरेंट ब्रांचेस में, पर सभी एक ही चीज है। ठीक है, तो आज इसी मोरल के साथ कि हमने बीइंग अ फिजिसिस्ट, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब भाई बंधु हैं, सब एक ही चीज है, सब अलग अलग नाम दिए हैं, कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का। इसी एक अच्छे थॉट के साथ और इस अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आज की समाचार समाप्त हुए। कल मिलते हैं अच्छी सी क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो, कोई डाउट हो पूछते रहना, कांटेक्ट में रहो और तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ लो पूरी डेडिकेशन के साथ, ताकि काम में कहीं कमी ना रहे और पेपर में टॉप रैंकर की तरह आप बाहर ना निकलो कि लोग आगे पूछें कि कैसे किया। तब आप बता देना कि मेहनत की, पढ़ाई की, डेडिकेशन के साथ काम किया, सही डायरेक्शन में काम किया और बन गई बात। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, हम मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।